ओम शांति। जल संरक्षण के इस देशव्यापी अभियान के शुभारंभ के अवसर पर मैं अपनी बात कहूं उससे पहले मैं राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के श्री चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं, अभिवादन करना चाहता हूं और उनका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने समय की मांग, समय की आवश्यकता और महत्ता को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान कि हम जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाएं, उस आह्वान के साथ में जुड़ते हुए इस जल जन अभियान का श्री गणेश आज अपने इस संस्थान से, अपनी इस पवित्र पूजित धरती से करने का निर्णय लिया है। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय राजयोगी मृत्युंजय भाई, लगभग ठीक 1 साल पहले मैं एक बार यहां आने का अवसर मुझे मिला था। मेरी पार्टी का एक कन्वेंशन था। कन्वेंशन के चलते सुबह जब रेल से यहां पहुंचा और माउंट आबू में जब मुझे उस कन्वेंशन में शरीक होने के लिए जाना था, उसके बीच के 2 घंटे के समय में मैं यहां रुका था। उस दिन भी आदरणीय मृत्युंजय भाई ने आप सब लोगों से बातचीत करने का अवसर प्रदान किया था और उसी दिन आज हम जिस कार्यक्रम के निमित्त इतने सारे लोग एकत्रित हुए, उसकी आधारशिला रखी गई थी। मैं मृत्युंजय भाई का भी अभिवादन करना चाहता हूं, इनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि इन्होंने सहजता के साथ में बातचीत में जब हम लोग जल के संरक्षण और इसमें जन सामर्थ्य को जोड़ने की महत्ता, उपयोगिता और इसकी सफलता के पीछे उसकी आवश्यकता की चर्चा कर रहे थे, तो इन्होंने बहुत सहजता के साथ में कहा था कि ब्रह्म कुमारी संस्थान भी इस काम में आपके साथ में जुटने को राजी है। आज 1 साल बाद में वो स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ है। मैं आज के दिन की आप सबको बधाई देना चाहता हूं। मंच पर उपस्थित जिन्होंने अपने अनुभव से, अपने जीवन के में किए गए कामों से हम सबको प्रेरित किया। कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना जीवन 35 रुपए महीने की आमदनी कमाने के से प्रारंभ किया। वो प्रतिष्ठा और पॉपुलैरिटी के शिखर पर पहुंचे और अपने द्वारा अर्जित जीवन भर की कमाई का 90% पानी, किसान और लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर दे। ऐसे व्यक्ति का सानिध्य ही कितना ऊर्जामयी होता है। और इतने महान व्यक्ति को इतने साल बड़ा काम कर रहे थे। मैंने एक सिर्फ टेलीफोन किया था मृत्युंजय भाई और मैंने आग्रह किया था, नाना पानी का काम है, आपको आना है। और नाना ने आना स्वीकार किया और मैंने इस विश्वास के साथ में टेलीफोन किया था, क्योंकि जब नाना और हम पहली बार बैठे थे तब नाना ने कहा था कि पानी के काम में मेरे पास में एक थोबड़ा है, वो जहां चाहिए वहां उपयोग कर सकते हो। और मैंने नाना के दिए हुए अधिकार का उपयोग किया। हम सब के बीच में आकर के इन्होंने हम सब का मार्गदर्शन किया अपने जीवन से। देखिए एक कथा दादी जो है मृत्युंजय भाई, एक कथा मेरी दादी सुनाया करते थे कि एक बच्चा था, गुड़ बहुत खाता था। उसकी दादी माँ ने उसको कहा कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, तो बहुत बार समझाया, नहीं माना। दादी माँ एक दिन एक साधु आए हुए थे, उनके पास लेकर के गई। साधु बाबा से कहा कि बाबा ये मेरा पोता है, अच्छा है, पढ़ाई बहुत करता है, मेहनत करता है, लेकिन गुड़ बहुत खाता है। साधु बाबा ने कहा कि 7 दिन बाद में लेकर के आना। 7 दिन बाद में वो फिर दादी माँ लेकर के गई बच्चे को।
फिर आग्रह किया, बाबा ने कहा कि ऐसा करना कि 7 दिन बाद में आना। 3-4 बार 7-7 दिन बाद बुलाने के बाद में लगभग 1 महीने से ज्यादा समय हो गया था, बाबा जाने वाले थे। दादी फिर लेकर के गई कि बाबा मैं 5 बार आई हूं, मेरा पोता गुड़ बहुत खाता, आप आशीर्वाद दीजिए। तो बाबा ने सिर पे हाथ रखा बच्चे के और कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो दादी ने बड़े आश्चर्य के साथ में पूछा, बाबा इतनी सी बात कहनी थी, पहली बार ही कह देते। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत गुड़ खाता था, इसलिए मेरे पास अधिकार नहीं था कि मैं इस बच्चे को मना कर सकूं। ना आपने पानी पे काम किया है, इसलिए आपका जो है, आपकी बात में यहां वजन है, ताकत है, इसके लिए आपकी उपस्थिति यहां और भी अधिक प्रणम्य। मंच पर उपस्थित महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह जी, आज हम सब लोग जिस सनातन धर्म के उपासक के रूप में यहां उपस्थित हैं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर मेवाड़ का राजवंश नहीं हुआ होता तो शायद आज हम सब हिंदू या सनातनी नहीं कहला पाते। बप्पा रावल से लेकर के महाराणा प्रताप सिंह जी तक लगातार 1000 साल तक जिस तरह से मेवाड़ के राज परिवार ने, राजवंश ने संघर्ष किया और तमाम चुनौतियों को, तमाम झंझावातों को अपने पुरुषार्थ से पराजित किया, और इस देश में हम जैसे लाखों लाखों करोड़ों लोगों को सनातनी और हिंदू कहलाने का अधिकार प्रदान किया। उस परिवार के वंशज आदरणीय श्री लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़, मंच पर उपस्थित हम सब की प्रेरणा स्रोत आदरणीय जयंती दादी, आदरणीय मुन्नी दादी, इस सभागार में उपस्थित सभी ब्रह्म कुमारी भाइयों और ब्रह्म कुमारी बहनों जो राजयोग का पालन करते हुए, राजयोग के माध्यम से परमपिता परमेश्वर के साथ में अपना संबंध सुयोग स्थापित करने के लिए हम सब साधनारत हैं। मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं। मनोज चले गए, मनोज जब बात कर रहे थे तब उन्होंने नाना कहा कि हमारी लड़ाई रोटी कपड़ा मकान से शुरू होती है, और मनोज ने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान में मैं कहीं पानी को नहीं ढूंढ पा रहा हूं। उन्होंने कहा कि पानी से शुरू करना चाहिए। मुझे लगता है कि मनोज ने ठीक से देखा नहीं। पानी के बिना न रोटी की कल्पना की जा सकती, न कपड़े की जा सकती और न मकान की जा सकती है। नाना जब अपनी बात कह रहे थे तब इन्होंने वो गधे वाली बात कही। मैं सोच में पड़ गया कि मोदी जी ने इस गधे को कहां से ढूंढ लिया। फिर मैं सोचते सोचते इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि शायद प्रधानमंत्री ने यह देखा होगा कि यह व्यक्ति जैसलमेर में जन्मा है, जहां देश में सबसे कम बरसात होती है, जमीन के अंदर पानी वहां उपलब्ध नहीं है। एक एक बूंद बरसात का पानी सहेज करके हर छत पे गिरने वाला, हर आंगन में गिरने वाला हर बूंद पानी जमीन के भीतर बनाए हुए सीमेंट के स्ट्रक्चर में सहेज करके, खेत में बनाए हुए कच्चे टांके में सहेज करके साल भर उसका उपभोग जहां होता है और जिस पर जिंदगी चलती है, मैं उस क्षेत्र से आता हूं। मुझे लगता है कि वो राज जो है, मछुआरे का गधा शायद कान नीचे करता था। मेरे क्षेत्र की, मेरे जो है मेरे जन्म स्थान की और मेरे कर्मस्थली की महत्ता को देखते हुए और वहां लोगों ने जिस विधा को सीखा और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस विधा का उपयोग किया, उसी को देख करके प्रधानमंत्री जी ने इस को ढूंढ लिया। मित्रों, पानी जल जीवन का आधार है, इसके बारे में सभी लोगों ने अभी चर्चा की, और जल के बिना किसी भी तरह के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। कुछ तकनीकी विषयों के बारे में भी बात की गई कि दुनिया में कुल जितना पानी है उसमें से मात्र 1% पानी ही जो है उपभोग के लायक है या हार्वेस्ट किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है, उससे भी कम शायद होगा। हम जिस परंपरा से आते हैं, हमारे देश में जो कुछ भी देता है उसे देवता मानने की
व्यवस्था विधान हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने किया था। और देवता मानने का विधान इसलिए किया था कि धर्म का ऐसा रस्सी थी, ऐसा मार्ग था जिसके माध्यम से सामान्य व्यक्ति को इन सब विषयों के साथ में जोड़ करके एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाया जा सकता था। हमारे ऋषियों मुनियों ने विधान किया कि नदियों को देवता की तरह, देवी की तरह पूजा, समुद्र को, पानी के स्रोतों को हमने अलग अलग देव के रूप में आराधना की, वृक्ष जो ऑक्सीजन देता है, फल देता है, उसको हमने देव की तरह पूजा, पहाड़ को पूजा, पत्थर को पूजा, गौ माता दूध देती है उसे देवी के रूप में पूजा, मां बाप जीवन देते हैं, गुरु जो है ज्ञान देता है, हर एक व्यक्ति को देव की तरह पूजने की, जो कुछ भी देता है उसे देवता की तरह मानने और आराधना करने का विधान किया, ताकि व्यक्ति उसके साथ में जुड़ सके, उसके साथ में व्यवहार करते समय संयम रख सके। लेकिन कालांतर में जिस तरह से धर्म का ये रज्जू, धर्म की ये डोरी जिस तरह से कमजोर हुई, दुर्भाग्य से उस देश में जहां जल को जगदीश मानने की परंपरा थी, आज दुनिया के सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड वाटर रिसोर्सेज उसी देश भारत में है। आज दुनिया के वैज्ञानिक जो पर्यावरण पर बात करते हैं, जो पर्यावरण की चिंता करते हैं, वो दुनिया में आज सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए। जिस तरह से पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु के परिवर्तन का प्रभाव और प्रकोप जिस तरह से हमारे दरवाजे पर दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है, दुनिया की वही वैज्ञानिक जो जिनकी ताकत के आधार पर दुनिया इस प्रकृति पर विजय करने के लिए चली थी, आज वो वैज्ञानिक सबसे ज्यादा डरे और सहमे हुए हैं। जहां कहीं भी बैठते हैं, जहां कहीं भी चर्चा होती है, वहां सब जगह के आने वाले समय में कुछ दशक बाद, केवल कुछ दशक बाद बढ़ी हुई आबादी का पेट भरने के लिए, उसका जीवन चलाने के लिए पानी कहां से आएगा, और अनेक तरह की कल्पनाएं की जाती है कि शायद आने वाला विश्व युद्ध जो है वो पानी को लेकर के होगा। विश्व युद्ध होगा न होगा मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से पानी आज आने वाले समय के विश्व के लिए आज भी चुनौती और दिन प्रतिदिन एक नई चुनौती के रूप में बढ़ रही। हम भारत के लोगों के लिए चुनौती और भी बड़ी है। वो बड़ी इसलिए है कि अब दुनिया के कुल मिलाकर के जितना पीने योग्य पानी है उसका केवल 4% पानी हमारे पास में, जबकि दुनिया की 18% आबादी हमारे भारत में, 20% से ज्यादा कैटल पॉपुलेशन, पशु आबादी हमारे भारत में, उसके सापेक्ष केवल 4% पानी हमें मिला है। इसलिए हमारी चुनौती और भी बड़ी है। हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई आबादी वाले देश हैं। हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि हमारी जितनी भी पानी हमको साल में मिलता है वो केवल मॉनसून के कुछ गिने चुने, लगभग अगर गणना करूं तकनीकी के हिसाब से तो 40-42 दिन में हमें टोटल क्वांटम ऑफ वाटर व्हाट वी रिसीव उसका 85% पानी मिलता है। हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि हमारी जमीन के अंदर जो पानी है उस पर उपलब्धता दुनिया में सबसे ज्यादा है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन में से पानी निकालने वाले देश हैं। हमारे से पीछे की इस पंक्ति में हमारे से पीछे अमेरिका और चाइना आता है, वो दोनों मिलाकर के जमीन से जितना पानी निकालते हैं उसका 1.5 गुना पानी हम अकेले भारत में निकालते हैं। हमारी 65% डिपेंडेबिलिटी, चाहे वो पीने का पानी होगा, चाहे वो खेती के लिए पानी होगा, चाहे वो उद्योग धंधों के लिए पानी होगा, उसकी 65% डिपेंडेबिलिटी जो है हमारे धरातल में के भूगर्भ के जल से जो पानी आता है उसके ऊपर निर्भर करती है। अतिदोहन के कारण से जिस तरह से भूगर्भ का जल जो लाखों सालों में पृथ्वी बनने के बाद में एकत्रित हुआ था, पिछले 50 साल में से हमने उसके 20% भाग जो है कोक को बांझ कर दिया, खोखला कर दिया। वहां पानी नहीं बचा है या समाप्त होने की कगार पर खड़ा है। हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि हमारी जितनी नदियां हैं देश की, उन नदियों में से केवल हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियों को छोड़ दें और उसका भी कुछ हिस्सा छोड़ दें, बाकी सारा पानी जो है वो मानसून के समय, बरसात के समय में आता है। हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि हमारे देश में दुनिया की में जिस गति से बढ़ रहा है उससे लगभग 1.25 गुना दर से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है। हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि हमारे देश में
दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था अगर कोई है तो हमारा देश है। और जिस तरह से दुनिया के आर्थिक जगत का परिदृश्य अगर उठा करके देख लें, दुनिया में जैसे जैसे जिस किसी भी देश ने आर्थिक रूप से प्रगति की, वैसे वैसे उसी प्रपोर्शन में उसके पानी की डिमांड बढ़ती है। हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि हमारे जल के स्रोत जो हैं वो प्रदूषित हो गए। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में मुझे आज और आज से लेकर के आगे जो आशा की सबसे बड़ी किरण दिखाई देती है वो यह है कि आज धर्म और धर्म के साथ साथ में पुरुषार्थ ने भी इस पानी को बचाने और संरक्षण करने के आंदोलन की शुरुआत आज इस स्थान से की। अनेक चुनौतियां होते हुए भी आने वाले समय में हम अपने देश का जल सामर्थ्य किस तरह से बनाए रखें और देश की बढ़ती हुई इस बढ़ते हुए देश विकसित भारत बनने के लक्ष्य को लेकर के चलने वाले देश के विकसित भारत बनने के सपने में जल की आपूर्ति बाधा न बने। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि इस चुनौती को पूरा करने के लिए जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। और जन जन का आंदोलन बनाने के जो प्रयास पिछले इतने समय से हो रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में जल के नाम पर एक मंत्रालय अलग से बना करके वानी के विषय में जितने अलग अलग डिविजन्स डिपार्टमेंट्स काम करते थे उन सब का एकीकरण करके एक मंत्रालय, एक छत के नीचे हम होलिस्टिक प्लानिंग कर सके, इसकी रूपरेखा रखी। और उसके बाद से निरंतर जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने के लिए जितने अवसर आए, जहां कहीं भी अवसर आए, आज भी हम सबको वो वर्चुअली मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के अंत में हमारे सबके साथ में जुड़ने वाले अनेक अवसरों पर उन्होंने, लगभग हर अवसर पर उन्होंने जल के संरक्षण की महत्ता, जल के संरक्षण की दिशा में काम करने वाले लोगों का उल्लेख करके किस तरह से हम सब मिलकर के आने वाले समय में भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, इस पर विचार व्यक्त किए। और उसके चलते आज जल का आंदोलन जन जन का आंदोलन बनने की दिशा में आगे बढ़ चला है। और आज का दिन निश्चित रूप से जब ब्रह्म कुमारी संस्थान ने 140 देशों के अपने सारे सेंटर्स भारत की बाउंड्रीज से बाहर निकल करके भी, और भारत के सारे 5000 से ज्यादा सेंटर्स पर जहां आज लाखों लोग वर्चुअली इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हैं, वहां बैठ करके इस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं, जल की प्रतिज्ञा लेने के लिए आतुर हैं। आज लाखों लोगों को साथ जोड़ करके न केवल संकल्पबद्ध करने की शुरुआत आज यहां से की है, अपितु साथ ही साथ में 5000 से ज्यादा वाटर बॉडीज का संरक्षण करेंगे, इसका उद्घोष भी आज यहां से किया है, एक कमिटमेंट यहां से किया है। आज का दिन निश्चित रूप से अभिनंदन का दिन है, आज का दिन निश्चित रूप से अविस्मरणीय दिन है। मित्रों, जितना पानी हमारे पास में आता है, बरसात से आता है, बर्फ से आता है, इंटरनेशनल बेसिन से भी कुछ पानी हमारे देश में आता है, उसकी मात्रा का अगर मैं गणना करूं लगभग 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी हमारे पास आता है। 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स में से जो हार्वेस्टेबल कंपोनेंट है, बहुत सारा पानी बह करके नदियों से समुद्र में चला जाता है, जमीन के भीतर चला जाता है, मॉइस्चर के रूप में चला जाता है, वाष्प बन करके उड़ जाता है, बर्फ के रूप में ग्लेशियर्स पर डिपॉजिट हो जाता है। कुल मिलाकर के जितना पानी आता है उसका आधा, लगभग 2000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है वो हमारे उपभोग के लिए हार्वेस्टेबल। देश के सारे बांध, देश के सबसे बड़े बांध से लेकर के जो सबसे छोटी वाटर बॉडी की कल्पना हम कर सकते हैं, जो चित्रण हम कर सकते हैं या याद हम कर सकते हैं, अपने ब्रह्म कुमारी संस्थान के बीच में भी बनी हुई होगी, उस तक के सारे पानी को जो जहां एकत्रित होता है बरसात का पानी, उस सबको अगर मैं जोड़ लूं तो भी देश में टोटल वाटर बियरिंग कैपेसिटी ऑन अर्थ जो है वो उस 2000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स में से केवल 300 क्यूबिक मीटर्स है। 300 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ही हम जमीन पर रोक पाते हैं। जो हमारी आवश्यकता है देश की, उस आवश्यकता की आपूर्ति के लिए जितना पानी हमें कुल चाहिए, आज की आबादी, आज की कुल मिलाकर के हमारी सारी आवश्यकताओं की, वो लगभग 750-800 बिलियन क्यूबिक मीटर है।
हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध पानी 50 साल पहले जितना पानी उपलब्ध था वो लगभग 5000 क्यूबिक मीटर होता था एक व्यक्ति के लिए। आज घट करके केवल 1500 क्यूबिक मीटर के आसपास में रह गया, क्योंकि हमारी आबादी 3.5 गुना बढ़ गई है। पानी 50 साल पहले भी उतना ही आता था, आज भी उतना ही मिलता है। और आबादी जिस अनुपात में बढ़ रही है और आवश्यकताएं जिस अनुपात में बढ़ रही है, जैसा मैंने चुनौतियों की चर्चा करते हुए कहा, आने वाले समय में हमारा देश और आने वाली पीढ़ियां जो है कन्विक्शन के साथ में, यदि अगर आज हमने काम करना प्रारंभ नहीं किया, संकल्प के साथ में काम नहीं करना प्रारंभ किया, तो दुनिया में बहुत सारे अभागे देश ऐसे हैं जिनको सीवर के पानी को शुद्ध करके पीने के उपयोग में लेना पड़ता है। हमारी आने वाली पीढ़ी को भी उस कंपल्शन के साथ जीना पड़ेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि हम इस पर काम करना प्रारंभ करें। देश की सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, अलग अलग डिविजन्स के माध्यम से इन सब विषयों पर काम कर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ओवर वाटर अगर कोई देश कर रहा है दुनिया में, वो भारत कर रहा है। 240 बिलियन अब 240 बिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट भारत का केवल पानी को लेकर के, पानी के विषय को लेकर के हो रहा है। पूरी दुनिया में कहीं इतना काम नहीं हो रहा। नदियों के संरक्षण पर जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने काम किया, गंगा के शुद्धिकरण के लिए जिस स्तर पर प्रयास किए गए, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने पिछले एक दशक को डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन ऐसा मानते हुए दुनिया भर के देशों से जो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए रिस्टोरेशन पर जो काम हुआ है उसकी चर्चा, उसके लिए एंट्रीज मांगी थी कि आपके देश ने उसमें क्या काम किया, और उसका एक कंपटीशन आयोजित किया। दुनिया के 160 देशों ने अपने अपने किए हुए कामों के वहां जो है वो एंट्रीज सबमिट की। और मित्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है ये कहते हुए कि वर्ल्ड टॉप 10 इनिशिएटिव्स जब उसमें से आइडेंटिफाई करके शॉर्टलिस्ट किए गए, उसमें से एक हमारा नमामि गंगे मिशन भी है, जिसको 5वें पायदान पर दुनिया का टॉप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ऐसा आइडेंटिफाई किया गया। जिस स्टेटस को अचीव करने में जर्मनी को राइन नदी में जिस स्टेटस को अचीव करने में 29 साल का समय लगा, यूनाइटेड किंगडम को जिस थेम्स नदी पर जिस स्टेटस को अचीव करने में 25 साल का समय लगा, डेन्यूब पे जिस स्टेटस को अचीव करने के स्वीडन को 30 साल का समय लगा, उसको हमने 7 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा करके दिखाया। उसकी अगर कोई की है, कुंजी है, वो यह है कि हमने नदी की स्वच्छता के आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाने में कामयाबी प्राप्त की। गंगा नदी के किनारे पे बसे हुए 4000 गांव और नदी के किनारे के हर एक जिले में, उन 5 प्रांतों में हजारों की संख्या में फुट सोल्जर्स जो हैं, वो नदी के साथ में लोगों को जोड़ना, उनका साहचर्य नदी के साथ में कैसा हो, क्योंकि हमारी नदी जो है वो सबसे जीवंत नदी है। मुझे स्मरण आता है जब मैं स्टॉकहोम वाटर वीक के लिए गया था, माननीय स्वीडन के महाराजा और महारानी, जर्मनी के प्रतिनिधि और कुछ अन्य देशों के प्रतिनिधि वहां बैठे थे। जब उन्होंने मुझसे चर्चा की, वो मुझे बताने लगे कि हमने डेन्यूब पे को इस तरह से शुद्धिकरण किया है। जो नदी 5 देशों में से होकर के बहती है, उन्होंने गर्व के साथ में कहा कि जब वो स्वीडन में एंटर होती है तब उसका वाटर क्वालिटी जो होता है, और जब वो स्वीडन से बह करके बाहर निकलती है तब वो इंप्रूव हो जाता है। हम अच्छा करके दुनिया को देते हैं। मैंने उनसे कहा कि आपने ये 30 साल में आपने ये अचीव किया है। मैंने कहा कि उतनी सक्सेस, बड़ी सक्सेस हमने गंगा में 5-6 साल में प्राप्त की है। मैंने उनसे कहा कि आपके देश की कुल जितनी आबादी है, स्वीडन की कुल जितनी आबादी है, उतने लोग रोज गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। जितने स्वीडन की, यूरोप की पूरी क्यूमुलेटिव जितनी आबादी है, लगभग उतने लोग हर कुंभ के समय गंगा जी में स्नान करते हैं। जितने लोग स्वीडन में साल भर में दिवंगत होते हैं और उनका अंतिम संस्कार होता होगा, उससे ज्यादा लोगों का प्रतिदिन अंतिम संस्कार गंगा जी के किनारे पर होता है। जितना स्वीडन में कुल जितनी पशु आबादी है, उतनी गौ माताएं रोजाना जो है जाकर के उस गंगा नदी के किनारे पे पानी भी पीती है और उसमें स्नान भी करती होंगी। लेकिन फिर भी
हमने आम जन के सामर्थ्य से गंगा को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुद्धिकरण करने में सफलता प्राप्त की है। और अब उससे आगे बढ़कर के देश की सभी नदियों पर इस तरह का काम कर सकें, उसका अध्ययन करके उस पर कदम आगे हमने बढ़ा दिया। भूगर्भ के जल के संरक्षण की, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी आवश्यकता भी, हमने उस दिशा में भी काम प्रारंभ किया। नाना ने अभी जिस तरह से नाम फाउंडेशन ने काम किया उसकी चर्चा की। देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देश में अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंडिविजुअली एफर्ट्स करना प्रारंभ किया। अभी इस वर्ष पद्मश्री से पुरस्कृत किया लक्ष्मण सिंह जी लांपोड़िया को। अकेला आदमी, एक व्यक्ति ने पुरुषार्थ से काम करना प्रारंभ किया, कमिटमेंट के साथ में काम करना प्रारंभ किया और राजस्थान के टोंक जिले के लांपोड़िया और उसके आसपास के क्षेत्र के 60 गांवों की तकदीर बदल दी। जिस गांव में जमीन में एक बूंद भी पानी नहीं होता था, जो पानी होता था वो इतना खारा होता था कि चिड़िया अगर पी ले तो तुरंत उसके प्राण निकल जाए। उस गांव में उसने 40 साल तक, उस व्यक्ति ने अपने लोगों को, एक एक आदमी को साथ जोड़ते गए, कारवां बनता गया, 40 गांवों की तकदीर बदल दी। आज उन 40 गांवों में 3 फसल की खेती होती है और सब कुछ बदल गया है। बरसात के समय में कुएं में से आप हाथ से बाल्टी का पकड़ करके पानी निकाल सकते हो, ऐसा परिदृश्य बन गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं देश के दे सकता हूं। बहुत सारी संस्थाएं होंगी जिन्होंने काम किया होगा, बहुत सारी राज्य सरकारें अपने अपनी दिशा से उन्होंने काम किया होगा, अपने अपने तरीके से काम किया होगा। अभी महाराष्ट्र की सरकार की चर्चा नाना कर रहे थे। जलयुक्त शिविर का कार्यक्रम जब देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री के नाते लिया था, उसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है महाराष्ट्र के सूखा क्षेत्र में पड़ा है। भारतीय जैन संगठन के लोगों ने जिस तरह से काम करना प्रारंभ किया, जलगांव की जिले के बहुत बड़े हिस्से की तकदीर बदल दी। राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान हुआ। उत्तर जो है गुजरात में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सुजलाम सुफलाम पर काम करना प्रारंभ किया। बिहार में जल जीवन हरियाली पर मिशन पर काम हुआ। आंध्र प्रदेश में नीरू चेट्टू, ऐसा करके काम हुआ। देश भर में अनेक गतिविधियां हो रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इन सारे विषयों पर काम करने के लिए, आदरणीय गोपाल जी यहां उपस्थित हैं, हम सब के लिए, इनके नेतृत्व, हम सब के बीच में, इनके नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का प्रकल्प पर प्रारंभ किया और आज जल संरक्षण की दिशा में बहुत बड़े पैमाने पर उस दिशा में काम हो रहा है। देश के बहुत सारे लोग उसके लिए जुटे, लेकिन इतने सारे जुटने के बाद में भी हम सबको साथ में जुड़ने की आवश्यकता है। सरकार ने एक अनूठा प्रोग्राम भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस दिशा में लिया, क्योंकि अब तक हमने जितना भी काम किया वो सब सप्लाई साइड मैनेजमेंट के लिए किया। हम पानी कहां से ला सकते हैं, हमने बांध बनाए, हम नदियों के मुंह को मोड़ा, हमने बांध से सीधे पानी नहीं जा सकता था, हमने लिफ्ट करके पानी को दूसरी जगह पे पहुंचाया, हमने जमीन का सीना फाड़ करके उसमें से पानी निकालना प्रारंभ किया। जहां अतल गहराई तक 1-2 हजार फीट तक भी अगर पानी था तो उसको ढूंढ करके उसको भी निकाल करके उपयोग करना प्रारंभ किया। पिछले 50-100 साल में हमने लगभग 50-100 साल में जो कुछ भी हम सप्लाई साइड में मैनेज कर सकते थे उस सब पर काम करते हुए उस सब का उपभोग करके अधिकतम उपभोग कर लेने की विधा के साथ में हमने काम किया। लेकिन अब पहली बार देश में अटल भूजल योजना के माध्यम से नाम से हमने सप्लाई साइड की जगह डिमांड साइड मैनेजमेंट पर काम करना प्रारंभ किया कि हम कैसे अपनी डिमांड को रिड्यूस कर सकते हैं। जब हम डिमांड को रिड्यूस करने की बात करते हैं तो सामान्यतः सबसे पहला कहर जो है वो मेरी माताओं बहनों पर आता है कि ये पानी बाल धोने में बहुत पानी खराब करते हैं। उसके बाद में नाना और लक्ष्यराज सिंह जी तो नहीं है, लेकिन मेरे जैसे लोग जिसको रोज सुबह उठ करके अपने दाढ़ी काटनी पड़ती है, उन पर भी दोष आता है कि दाढ़ी काटते समय पानी बहुत सारा बहाते हैं। बर्तन धोते समय महिलाएं बहुत सारा पानी वेस्ट करती है, गाड़ी धोने के लिए सब लोग सुबह पानी वेस्ट करते हैं। हर एक पानी बचाना, एक एक बूंद पानी की कीमत है, हमको बचाना ही है। लेकिन जो पानी हम उपयोग में लेते हैं उसका देश, दुनिया का अगर टोटल देश का अगर पूरे पानी की बात करूं तो जो हम घर में उपयोग में पानी लेते हैं वो टोटल क्वांटम का 5% है। इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा गाज गिरती है, इंडस्ट्री जितना पानी उपयोग करती है वो भी लगभग 5-5.5%। जो कुल पानी उपयोग में आता है उसका 89%, लगभग 90% पानी जो है वो खेती में काम में आता है। हमारी आवश्यकता भी है, भोजन हम सबकी आवश्यकता है, उसके बिना काम चल नहीं सकता। मनोज कह के गए कि रोटी और कपड़ा दोनों ही पानी उसी से आता है, इसलिए उसके बिना एक दो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, वो आवश्यक भी है। और दुनिया में सबसे ज्यादा पानी का उपयोग खेती के लिए होता है, इरिगेशन के लिए होता है। लेकिन अगर दुनिया की तुलना हम भारत से करें
चावल, इस बाबा की रसोई में तो पता नहीं कितने क्विंटल चावल रोज पकता होगा। 1 किलो चावल उत्पादन करने के लिए देश में एवरेज पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 5600 लीटर है, 5600 लीटर्स पानी। अभी मुझे सुबह एफएम के इंटरव्यू के लिए वो बहन जो है वो इंटरव्यू जो कर रही थी, उन्होंने मुझे पूछा कि आम आदमी के लिए आपका क्या संदेश है। मैंने कहा कि जो है खाना जूठा छोड़ना वो है वो आज से बंद कर दें तो बहुत बड़ी सेवा आप पानी, प्रकृति और पर्यावरण की करेंगे। 1 किलो चावल 5600 लीटर, 1 कटोरी पानी भी चावल भी अगर हम बचा देते हैं तो आप समझ लिए कि आप 1000 लीटर पानी जो है वो व्यर्थ करते हैं। हम 1 किलो चावल उगाने में 5600 लीटर पानी उगाते हैं, और चाइना उतनी क्वांटिटी में चावल, 1 किलो चावल पैदा करने के लिए मात्र 350 लीटर पानी का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में वो तकनीकी नहीं। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस से लेकर के राइस की जो वेराइटीज हैं जो लो वाटर में खड़ी रहती हैं, उससे 300, 400, 500 लीटर में पानी जो है वो उससे चावल उगाया जा सकता है। लेकिन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की जिम्मेदारी जिन लोगों के है, दे हैव मिजरेबली फेल्ड, उन लोग वो नहीं कर पाए। उसके कारण से आज भी हमारा किसान वही पुरानी परंपरा से चावल उगाने के लिए मजबूर है। हमको बदलने के लिए काम करना पड़ेगा। उसके लिए इस तरह के जन आंदोलन की आवश्यकता है कि ब्रह्म कुमारी का सेंटर में बैठ करके हम केवल पानी बचाने के लिए बात न करें, हम किसानों को भी ये कहें कि आप किस तरह से एक एक बूंद पानी को कम उपयोग करके खेती में काम में ले सकते। 1 किलो आपका जो एक कपड़ा बनता है सफेद रंग का सूत का, एक कपड़ा, एक साड़ी बनती है, हजारों लीटर पानी उपयोग में आता है, तब वो पानी, वो साड़ी जो है वो कपास उसकी उगती है। कई हजार लीटर पानी लगता होगा तब जाकर के वो प्रोसेस होकर के आपकी साड़ी के रूप में आती है, और कई हजार लीटर पानी जब लगता होगा तब उसकी पूरा लाइफ साइकिल पूरा होता होगा, वो कितने दिन तक आपके जैसे सफेद रह पाती हो। एक साड़ी अपने जीवन में जितना पानी का उपयोग करती है वो लाखों लीटर्स क्वांटिटी है दीदी। तो हम कैसे उसमें पानी को बचाएं, इसकी चिंता भी हमको एक जन आंदोलन बना करके करनी पड़ेगी। एक एक बूंद पानी की कीमत खेती में हम किस तरह से उसका उपयोग कम से कम करें। आज हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं गेहूं के, सबसे बड़े उत्पादक हैं चावल के, हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं कपास के, हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं शुगर और शुगर केन के, हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं मिल्क के, हम दुनिया के सबसे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं पीनट्स के, मूंगफली के। ये सारी की सारी वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं, हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या हम भारत से, जिस देश में पानी की कमी है, जो पानी की कमी वाला देश है, उससे इन सब चीजों का एक्सपोर्ट करना अफोर्ड कर सकते हैं? तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्पना दी और उनकी प्रेरणा से पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस ने इस साल को ईयर ऑफ मिलेट ऐसा घोषित किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसे मोटा अनाज कहकर के तिरस्कृत किया था, उसको श्री अन्न की संज्ञा देकर के, सम्मान देकर के पूरी दुनिया में स्थापित करने का काम किया। कम पानी के उपयोग से पैदा हो और स्वास्थ्यवर्धक हो ऐसे अन्न का उपयोग हमारे जीवन का हिस्सा बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस डिमांड साइड मैनेजमेंट पर इस तरह से परोक्ष रूप से भी काम किया। श्री अन्न के उपयोग को हम जन आंदोलन बनाएं। मैं आदरणीय मृत्युंजय भाई से कहूंगा कि आने वाले समय में हम इस तरह से अपने डाइट को इस तरह से डिजाइन करें कि ब्रह्म कुमारी आश्रम की बनने वाली हर एक किचन में कम से कम एक मील तो जो है वो श्री अन्न से, किसी न किसी मोटे अनाज से बने। स्वास्थ्य का लाभ भी होगा, पानी भी बचेगा, और वो जो प्रेरणा उत्सर्जित होगी वो प्रेरणा लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित करते हुए देश को जल समृद्ध बनाने की दिशा में काम करेगी। हर खेत को पानी मिले और हर खेत ठीक से पानी का उपयोग कर सके, एक एक बूंद पानी का सही ढंग से उपयोग हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप की संकल्पना दी। हम किस तरह से अपने इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करें, और उसके साथ साथ में हम किस तरह से माइक्रो इरिगेशन से, स्मार्ट इरिगेशन से पानी का उपयोग रिड्यूस कर सकें, उस दिशा में देश में बहुत तेज गति के साथ में काम हो रहा है। हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, इस संकल्पना के साथ में देश में काम हो रहा है। कल्पना कीजिए कि देश में 2019 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से घोषित किया था, क्योंकि यहां अधिकांश लोग राजस्थान के बैठे हैं इसलिए वो इस दर्द को जानते भी हैं, समझते भी हैं। तब देश के
84% घर ऐसे थे जिनमें पीने का पानी या उनके उपयोग के लिए पानी उनके घर में नहीं आता था, पानी लेने के लिए उनको घर से बाहर जाना पड़ता था। हालांकि उससे जुड़ा हुआ एक विषय और भी है, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले उसकी भी चर्चा करूंगा, जहां मुझे एक बार फिर ब्रह्म कुमारी संस्थान और ऐसे संस्थानों के सहयोग की आवश्यकता है। 84% घरों की माताओं बहनों को पीने का पानी लेने के लिए बाहर जाना होता था। अभी मनोज बात कर रहे थे कि मटका उठा करके जैसलमेर में 5 किलोमीटर महिला चलती है। नाना, जब बच्ची 10-12 साल की होती है तब वो अपने घर, अपने सिर पर मटका उठा करके कौतूहलवश अपनी मां के साथ में, अपने चाची के साथ में, अपनी मासी के साथ में, अपनी बुआ के साथ में, अपनी दादी के साथ में, अपनी नानी के साथ में, अपने भाभी के साथ में, ऐसे परिवार की बड़ी महिलाओं के साथ में जाकर के छोटा सा मटका सिर पर रख करके पानी लेने की यात्रा प्रारंभ करती थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती थी, उम्र के साथ में समाज में और परिवार में उसकी भूमिकाएं बदलती। वो छोटी बेटी से बड़ी बेटी बनती है, बड़ी बेटी से बहू बनती है, बहू से जब शादी हो जाती है तब मां बन जाती है, मां बनने के बाद में बड़ी बहू हो जाती है, वो बच्चों की शादी हो जाती है, दादी नानी बन जाती है। भूमिकाएं बदलती रहती है। स्थायी रूप से जो उसके साथ में एक चीज जुड़ी हुई रहती है वो होता है मटका, और वो मटका भी अपने बदलता है। जब वो 12 साल की होती है तो मटका छोटा होता है, जैसे जैसे बड़ी होती है, उम्र बढ़ती है, शरीर में सामर्थ्य और शक्ति आती है, जैसे वैसे मटका बड़ा होता जाता है। फिर वो एक मटके के ऊपर दूसरा आता है, दूसरे के ऊपर वो छोटे वाला और ऊपर वापस उछल के आ जाता है। 3-3 मटके सिर पर लेकर के जाते हैं। जैसे जैसे उम्र वापस बढ़ती है, शरीर का सामर्थ्य घटता है, उसी क्रम में वो वापस मटके उतरते भी। और जब 65-70 साल की हो जाती है, कमर झुकने लगती है, तब वो छोटा वाला मटका जो 12 साल का था वो फिर भी स्थायी रूप से बना रहता है। और एक मां जितना परिश्रम पानी लाने के लिए करती है, हम में से कुछ लोग मंदिर की परिक्रमा करते होंगे, कुछ जलाशय की परिक्रमा करते होंगे, कुछ पीपल की परिक्रमा करते होंगे, कुछ नदी की परिक्रमा करते होंगे, कुछ गोवर्धन की परिक्रमा करते होंगे। मेरी मां जो पानी लाने के लिए जितने कदम जीवन भर में चलती है, अगर उस सबको एक लाइन में जोड़ देना ना, वो धरती की 3 बार परिक्रमा करने जितना परिश्रम कर। उसके सर पे से मटका उतारने और इस परिक्रमा का बोझ खत्म करने, और साथ साथ में देश की लाखों ऐसी माताएं बहनें जो ये जानते हुए भी कि उनको जो पीने का पानी वो अपने परिवार वालों जनों के लिए ला रही है, अपने बेटे के लिए ला रही है, अपने पति के लिए ला रही है, अपने पिता के लिए लेकर के आ रही है, उसको पीने से उसका परिवार के लोगों का हमेशा हमेशा के लिए उनमें कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि उस पानी में फ्लोराइड है, उस पानी में आर्सेनिक है, उस पानी में आयरन है, उस पानी में और कोई दूसरा कंटेमिनेशन है, लेकिन उसके पास में कोई अल्टरनेट नहीं है, इसलिए वो पिलाने को मजबूर होती है। कल्पना करिए एक मां का दर्द कि वो अपने बेटे को जो पानी पिला रही है, या अपनी एक पत्नी का दर्द कि जो अपने पति को पानी पिला रही है, वो पानी इतना प्रदूषित है कि उसके पीने से उसका पति, उसका कलेजे का टुकड़ा, उसका बेटा या उसका पिता हमेशा के लिए असामर्थ्यवान हो जाएगा, फिर भी पिलाने के लिए वो मजबूर होती है। उसका दर्द कितना गहरा होता होगा। उस दर्द को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 तक हम हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। केवल पानी नहीं पहुंचाएंगे, हर घर तक पूर्ण पानी मिले, उचित मात्रा में मिले और नियमित रूप से मिले, इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी। और मैं गर्व के साथ में कैसा कहता हूं कि 2019 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने यात्रा प्रारंभ की थी, जो 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पानी उस समय जाता था, आज वो आंकड़ा बढ़कर के 11.5 करोड़ के पास में पहुंच गया है। 8 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों के सर पे से मटका उतारने में कामयाबी हमने प्राप्त की। और 2024 तक देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचेगा, इस लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए पानी की आपूर्ति निर्बाध बनी रहे, आज का ये जल जन अभियान जो है उसके लिए एक नींव की ईंट की तरह काम करेगा। मैं जब आपसे कह रहा था कि पानी घर से बाहर लेने के लिए माताओं बहनों को जाना पड़ता है, मैं जब छोटा था मैंने अपनी दादी से एक बार पूछा, मैंने उनसे पूछा कि दादी साहब आप जो है पूजा करते हैं तो पानी से पहले शुद्धिकरण करते हैं, भोजन करने से पहले पानी से भोजन को शुद्ध करते हैं, हम सबके परिवारों में इस तरह की परंपरा थी। स्नान करते समय भी आप मंत्र बोलते हैं, सारी नदियों को याद करते हैं। आप पानी को इतना पवित्र मानते हैं और हमारे यहां पानी जो है इतना गंदा क्यों है तालाब में?
तो उन्होंने कहा कि पहले पानी को लेने के लिए हम पानी के घर पे जाते थे, उसके दरवाजे पे जाते थे। अब पानी तुम्हारे घर आने लग गया, उसका मोल समाप्त हो गया। उस मोल को एस्टेब्लिश करने के लिए वापस हम सबको काम करना पड़ेगा। उस मोल को एस्टेब्लिश करने का काम, वो जो मैंने जिस बाबा की कथा से अपनी बात प्रारंभ की थी कि दादी माँ को कि गुड़ खाओ, गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, वो कहने के लिए बाबा को 1.5 साल लगे थे। मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा अगर दादी जयंती दादी बात कहेंगी तो उसका प्रभाव शायद बहुत तेजी के साथ में लोगों के ऊपर होगा। इसलिए यह आवश्यकता है कि हम जल के लिए रिस्पेक्ट वापस पैदा करें लोगों के लिए। सामान्यतः हमारे परिवारों में क्या होता है, कोई बच्चा अगर एक्स्ट्रावेगेंट हो जाता है, तो बहुत सारा खर्चा करने लगता है, तो क्या कहते हैं कि जो है पैसे को पानी की तरह बहा रहा है। मतलब पानी को हमने ऐसा मान लिया है कि इसका कोई मोल नहीं है। अब हमको इस मिथक को तोड़ करके समाज के मन में इस बात को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि पानी को पैसे की तरह बचा करके काम में लेना है। और अगर हम इसके लिए कामयाब हो जाएंगे तो हमारे देश में जितने प्रकृति ने संसाधन दिए हैं, आने वाले कई शताब्दियों तक हम देश को जल समृद्ध बनाए रख सकेंगे। जल की इस कथा पे मैं बहुत देर तक बात कर सकता हूं, एक एक विषय पर बात कर सकता हूं, सरकार के इनिशिएटिव्स पर बात कर सकता हूं, हम जल में प्रदूषण न हो उसके लिए किस तरह से काम कर रहे हैं उस पर बात कर सकता हूं, लेकिन उन विषयों पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हम वर्षा के एक एक बूंद को, पानी को सहेजें, बचाएं। जो बचाया हुआ पानी है उसका रिस्पेक्ट करें, उसको जुडिशियसली यूज करें। जो यूज किया हुआ पानी है उसको रिसाइकल करके रीयूज करने के लिए काम करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस ब्रह्म कुमारी संस्थान ने भी अपने सारा पानी, जितना भी यूटिलाइज्ड वाटर होता है, उसको रिसाइकल करके वापस रीयूज करने का सिस्टम अपने यहां बना रखा है ऑलरेडी। पर प्रतिदिन 20 लाख लीटर पानी को जो है शुद्ध करके वापस उपयोग करने का काम जो है इन्होंने अपने यहां कर रखा है। आप जानते हैं कि एक बूंद पानी को अगर हम रिसाइकल करते हैं, बिकॉज वाटर कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, उसका फॉर्म चेंज होता है केवल। समुद्र से वाष्प बनता है, वाष्प बन के बादल बनता है, बादल बन करके बरसात में गिरता है, बरसात में गिर करके वापस जाता है, फिर हम उपयोग में लेते हैं और ये साइकिल कंटिन्यूअस चलता रहता है। एक बूंद पानी रिसाइकल करके आप अगर वापस काम में लेते हो, दैट इज क्रिएशन ऑफ अनदर ड्रॉप ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ अनदर ड्रॉप ऑफ वाटर इनटू द वाटर साइकिल। इसलिए 20 लाख लीटर पानी रोज आप जिस तरह से रिसाइकल करते हैं, हम कैसे एक एक बूंद पानी को रिसाइकल करने के लिए काम करें। सरकार उस पर प्रयास करे, वो एक तरफ है, लेकिन उसके अतिरिक्त तो हम कैसे उस पर काम कर सकते हैं। इस दिशा में जन चेतना के जागरण की जिम्मेदारी भी आज समाज को लेनी पड़ेगी। इन सब विषयों के साथ में हम जुड़ें, जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाएं, और जो कुछ हमको मिला है, प्रकृति ने से जो कुछ भी हमने प्राप्त किया, पर्यावरण के जितने भी घटक हैं, जल है, जलवायु है, जो पेड़ हैं हमारे, हम इसके स्वामी नहीं हैं। वी आर द कस्टोडियंस, हम ट्रस्टी हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में एक डेफिनेशन दिया नया लाइफ का, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, और जो भारतीय अवधारणा है वो पूरी दुनिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें सिखाया कि वी हैव टू लिव लाइक ए ट्रस्टी, और ट्रस्टी का जितना अधिकार होता है कि जिस परिस्थिति में उसे मिला, ठीक उसी परिस्थिति में उसे आगे हैंडओवर करना है। कल्पना कीजिए कि जिस तरह से हमारी पीढ़ी ने पानी का प्रदूषण किया है, जिस तरह से हमने उपभोग के लिए प्रकृति के विभिन्न घटकों का सर्वनाश किया है, अगर हमारे से आने वाली पीढ़ियों ने अगर उस तरह से किया होता तो क्या हम जीवित रह पाते? क्या हमारा अस्तित्व हो सकता था? उन्होंने विवेकपूर्ण उपभोग किया, उसके कारण से आज हम उपभोग करने के अधिकारी बने। लेकिन क्या हम इस तरह का उपभोग करने का अधिकार प्रकृति ने हमें दिया है? हमें कल्पना करनी पड़ेगी इस बात की कि क्या हम जिस परिस्थिति में हमें मिला, उसी परिस्थिति में आने वाली पीढ़ी को हैंडओवर कर पाएंगे? यदि अगर हम हैंडओवर कर पाते हैं तो यह हमारा मनुष्यत्व है कि हमने जैसा हमको मिला था, एक ट्रस्टी की तरह काम करते हुए आने वाली पीढ़ी को ठीक वैसी ही परिस्थिति में उसको हैंडओवर किया। अगर हम उसको उससे बेहतर करके देंगे, जैसा हमको मिला उससे हमने सुधार करके, उसकी गुणवत्ता को सुधार करके आने वाली पीढ़ी को दिया,
तो वो देवत्व होगा। लेकिन अगर हमने उसका विनाश करके आने वाली पीढ़ी के हाथ में सौंपा तो हम अमानत में खयानत के दोषी होंगे। उसका जवाब कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। हमको देवत्व की तरफ ले जाने का संदेश जो है इस तपोभूमि से निकले, इस पुण्य भूमि से सजित हो, इस ब्रह्म कुमारी की इस साधना स्थली से, दादा लेखराज जी की इस साधना स्थली से उत्सर्जित हो। इस अपेक्षा के साथ में एक बार फिर बहुत सारा अभिनंदन करते हुए बहुत सारा आभार ज्ञापित करता हूं आप सबका। हम सब लोग जुड़ेंगे, हम सब लोग जुटेंगे और आने वाले भारत के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए जो विकसित भारत बनाने का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी की आंखों से देश ने देखा है, उस सपने को सच करने में जल की आपूर्ति और उपलब्धि बाधा न बने, चुनौती न बने, स्पीड ब्रेकर न बने। इसका संकल्प आज से हम सब यहां करके लेके जाएंगे और उस संकल्प को अपने साथ सीमित न रखते हुए उस संकल्प को हम किस तरह से लोगों के जीवन का संकल्प बनाएंगे, इस देश का संकल्प भी हम साथ लें। ऐसी प्रतिज्ञा अभी यहां करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। आप सबको बहुत सारा अभिवादन, आप सबका अभिनंदन। ओम शांति।